हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद अंश महमूद। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जी आपकी क्लास 12th आपकी इंग्लिश लिटरेचर की जो टेक्स्ट बुक है विच इज़ कैलिडोस्कोप। ओके, उसकी पोइट्री सेक्शन में लास्ट आपकी जो पोइट्री थी ब्लड बाय कमला दास। ओके, तो हमने आपकी ये जो पोइट्री थी इसको बहुत अच्छे से लाइन बाय लाइन मैंने आपको प्रीवियसली बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है। अगर वो वीडियो लेक्चर नहीं देखा हो तो प्लीज़ आप पहले वो देख लीजिए, ठीक है। तो आपकी कनेक्टिविटी बनी रहेगी क्वेश्चन आंसर्स में। ओके जी, तो इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके इस पोइट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स पे। ओके, तो पहले कुछ ये टेक्सचुअल क्वेश्चंस है जी, बाद में कुछ आपको अदर्स एक्स्ट्रा क्वेश्चंस आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है वो करवा दूंगा, ठीक है। ओके, तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जी। हम क्लास 12th इंग्लिश लिटरेचर एंड इंग्लिश कंपलसरी अपने राजस्थान बोर्ड आरबीएसई बोर्ड का जो डिटेल्ड सिलेबस है जी वो डिस्कस कर रहे हैं इस चैनल पर। आपको दोनों ही सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो हम सिलेबस कवर कर रहे हैं धीरे धीरे, तो आपको सारी वीडियोस वहाँ पे सीक्वेंस से मिल जाएंगी अच्छे से। तो हमारा जो टारगेट है वो 95 प्लस मार्क्स का टारगेट है। जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको ध्यान है, ठीक है। तो अगर आप नए हैं तो आज इस चैनल से जुड़ जाए। हम टिल दी बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करने वाले हैं और बहुत अच्छे से हमारे जो जो सब्जेक्ट्स हैं इनको पकड़ने वाले, अच्छे से इनकी तैयारी करने वाले हैं, ठीक है जी। ओके, तो अगर आप नए हैं चैनल पर तो आज इस चैनल से जुड़ जाइए। आपको लिटरेरी टर्म्स पे भी और जो भी आपका जो सिलेबस है जी कंपलसरी का हो चाहे लिटरेचर का हो, आपको बहुत अच्छे से वीडियोस प्रोवाइड है। आप देखिए और अच्छे से तैयारी कीजिए, ठीक है। देखो, पहले कुछ टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखो, व्हाट मेक्स द डेपिक्शन ऑफ ए क्रम्बलिंग विलेज हाउस सो ऑथेंटिक इन दिस पोएम। भाई ये जो डेपिक्शन, ये जो वर्णन किया है ना पोइटस ने, क्रम्बलिंग विलेज, जो भी टूटता फूटता हुआ जो विलेज, एक तरीके से वो हाउस, विलेज का जो टूटता फूटता हुआ हाउस है ना, वो ऑथेंटिक, बहुत ज़्यादा सो ऑथेंटिक है इन दिस पोएम। क्यों? इज दिस ए कॉमन फीचर ऑफ मोस्ट विलेज हाउसेज इन दी कॉन्टेक्स्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन। भाई ये कॉमन फीचर है क्या आजकल के गाँवों में, कि इस तरीके से गांव इस तरीके से खंडर टाइप होते जा रहे हैं। क्यों होते हैं? रैपिड अर्बनाइजेशन, ये जो नगरीकरण हो रहा है ना तेजी से, लोग गांवों को छोड़कर शहरों में आ रहे हैं, इस वजह से। इज द पोइटेस स्पीकिंग फ्रॉम एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। और क्या पोइटेस आपकी एक्चुअल खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस से बात बता रही है क्या आपको ये सब चीज़ें, ठीक है। तो देख लीजिए जी आंसर देखो, कमला दास ऑलवेज ट्राई टू पुट हर ओन एक्सपीरियंसेस इन हर पोएम्स, ठीक है। ओके, ये तो बेसिक चीज़ है, आपको हिंदी थोड़ी ना बतानी पड़ेगी इन चीज़ों की, आप खुद रिलेट कीजिए। द डिस्क्रिप्शन ऑफ क्रैक्ड एंड टॉर्न वॉल्स, टॉर्न है टूटी फूटी, ओके, फॉलन टाइल्स, क्रम्बलिंग विलेज हाउस, हर प्लेइंग ऑन सैंड्स, वीकनिंग ऑफ हर हाउस, शी हैज़ पुट इन एन ऑथेंटिक वे। ये जो सारी डिस्क्रिप्शन उन्होंने पोइट्री में दिए थे ना, उनका घर किस तरीके से टूट रहा है, बिखर रहा है, दरारें आ रही हैं, टाइल्स गिर रही हैं, ओके, वीक होता जा रहा है, और वो अपने स्टार्टिंग में अपने भाई के साथ रेत पे खेला करती है। ये सारी चीज़ें उन्होंने बहुत ऑथेंटिक वे में बताई है। इट इज़ श्योर दैट रैपिड अर्बनाइजेशन इज द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट इरा। रिक्वायरमेंट, ये तो भाई निश्चित है। जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रहा है ना, जो नगरीकरण हो रहा है, तेजी से लोग गाँव को छोड़कर नगरों में आ रहे हैं, तो ये तो रिक्वायरमेंट आज की टाइम की भाई, ठीक है, प्रेजेंट ईरा, आज के युग की। सो वी फाइंड सो मैनी एग्जाम्पल इन विलेजेस इन कॉन्टेक्स्ट टू सच हाउसेज। तो हम ऐसे खूब सारे एग्जाम्पल देख लेते हैं कि गाँव में इस प्रकार के घर, इस तरीके के, मतलब जो लोग घर छोड़ देते हैं ना, तो फिर उनके घर खंडर टाइप के हो जाते हैं, टूट फूट जाते हैं जी, ठीक है। द पीपल ऑफ फ्रॉम रूरल एरियाज हैव सेटल्ड इन सिटीज एंड दे हैव नीदर टाइम नो, ना तो फिर देखो सेटल्ड हो जाते हैं टाउन में, और फिर ना तो उनके पास टाइम होता है, ना उनके पास, ना उनकी इच्छा होती है, नॉर विल और रिसोर्सेज टू टेक केयर ऑफ देयर ओल्ड हाउसेस इन द विलेजेस। तो ना उनकी इच्छा होती है, ना रिसोर्सेज, संसाधन होता है कि भाई अपने घर, वो जो गांव में जो घर है ना, उसको उसको संभालने का, सीधी सी बात है, ठीक है। द पोइटेस इज स्पीकिंग फ्रॉम हर एक्चुअल एक्सपीरियंसेस। तो पोइटेस आपकी वो अपने खुद के अनुभव से बता रही है सारी चीज़ें। शी हैज़ ड्रॉन पिक्चर ऑफ हर ओल्ड विलेज हाउस, ठीक है। तो उन्होंने हमारे सामने उनका जो पुराना घर था ना गांव में, उसको ड्रॉ किया हमारे साथ, हमको पोइट्री में। शी कुड नॉट गेट दैट डेजर्टेड हाउस रिपेयर्ड इन स्पाइट ऑफ हर प्रॉमिस टू हर ग्रेट ग्रैंड मदर। देखो, शी कुड नॉट गेट द डिजर्टेड हाउस रिपेयर्ड। भाई वो उस जो डेजर्टेड घर था ना, उनका खंडर हो चुका था जो घर, उसको रिपेयर नहीं करा पाई भाई।
इन और फिर भाई उन्होंने जो कि प्रॉमिस भी किया था टू हर ग्रेट ग्रैंड मदर को कि मैं रिपेयर करा दूंगी बड़ी हो जाऊंगी तो, लेकिन नहीं करा। सेकंड क्वेश्चन देखो, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री गेट हाईलाइटेड इन द पोएम। भाई कौन से एस्पेक्ट्स हैं, कौन सी वो चीज़ें हैं ऑफ इंडियन सोसाइटी जो हमारे भारतीय समाज की सोसाइटी को और हिस्ट्री को हाईलाइट करती हैं। ठीक है, ठीक है, देख लो। द पोएम डिपिक्ट्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी एंड हिस्ट्री। द पोएम ऑल्सो डिपिक्ट्स द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डिफरेंट एजेस। तो ये चीज़ें बताती है और फिर ये भी बताती है कि डिफरेंट एस्पेक्ट्स और डिफरेंट किस तरीके से उस एज में ये होता था, मतलब उस टाइम पे ऐसे होता था और अब ऐसे हो रहा है। देखो देखो, शी कौन है यहाँ पे, पोइटेस है। देखो, शी पुट्स हर ग्रेट ग्रैंड मदर ऑन ए हाई पेडेस्टल। ओके, तो she presents how her great grandmother was stuck to her old traditional and beliefs। तो बता रहे हैं पोइटेस कि भाई उनकी जो ग्रेट ग्रैंड मदर थी ना जी, वो भाई किस तरीके से स्टक थी, एकदम जुड़ी हुई थी उनके ओल्ड ट्रेडिशन से। ओके, और उनके बिलीव्स, उनके विश्वासों से। Indians live in joint families in the past, while now their places has been taken by nuclear families। पहले जॉइंट फैमिलीज में रहा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे न्यूक्लियर फैमिलीज होने लग गई है जी। ओके, children in villages were playing outside of the home and playing many games like drawing on sand। ठीक है, बट देखो चिल्ड्रन भी बाहर खेला करते हैं गाँव में, आपको पता ही है। ओके, और मिट्टी में खेला करते हैं, आउटडोर गेम्स खेलते हैं, सीधी सी बात है। बट नाउ दे रिमेन इंडोर्स। लेकिन अब जो शहरों में जो बच्चे हैं वो इंडोर्स में ही रहते हैं, फ़ोन चलाते रहते हैं सारे टाइम। एंड अवॉइड नेचर, और प्रकृति को अवॉइड करते हैं, नेचर में तो जाते ही नहीं है जी। देखो फोर्थ है, चिल्ड्रन यूज टू लिव विद देयर ग्रैंड पेरेंट्स। देखो पहले जो बच्चे थे ना वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स होते थे ना जी, घर में जो भी बड़े बुजुर्ग होते थे उनके साथ रहते थे। बट नाउ दीज दे पास देयर टाइम विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड दे नेग्लेक्ट एवरीवन। और आजकल के बच्चे भाई इलेक्ट्रॉनिक्स में लगे रहते हैं चीज़ों को, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी चीज़ें हो गई, सारी इंक्लूड हो गई, एंड नेग्लेक्ट एवरीवन, और सबको नेग्लेक्ट करते हैं भाई आजकल के। ठीक है, फोर्थ देखो, द पोइटेस डिपिक्ट्स दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम। देखो ये भी बता रही है, ये भी वर्णन, द पोइट डिपिक्ट्स, ये वर्णन भी कर रही है दैट विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय गुजर रहा है, न्यू जनरेशन डू नॉट बिलीव इन रिचुअल्स एंड वांट टू कम आउट फ्रॉम दिस ट्रेडिशनल बैरियर्स टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। भाई ये भी बताना चाहिए कि जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, तो ये जो न्यू जनरेशन है ना, बिल्कुल बिलीव नहीं करती रिचुअल्स में, जो धार्मिक क्रियाएं होती हैं इनमें, और एंड वांट टू कम आउट फ्रॉम दीज ट्रेडिशनल बैरियर्स। और ये जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी ना पुरानी, इन सब चीज़ों से बाहर आना चाहते हैं आजकल के बच्चे, और एक्सप्लोर समथिंग न्यू, कुछ नया अनुभव करना चाहते हैं बच्चे, ट्रेडिशनल चीज़ों को छोड़ रहे हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन देखो, डज द पोएम ब्रिंग आउट द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्निटी। क्या ये जो पोएम है आपकी ट्रेडिशनल पुराने टाइम के और मॉडर्निटी या जो आधुनिक टाइम्स को कॉन्ट्रास्ट कर रही है जी। ओके, इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम। और इलस्ट्रेट, अपने आंसर को इस तरीके से इलस्ट्रेट करो, इस तरीके से बताओ एग्जाम्पल फ्रॉम द पोएम, और पोएम में जो जो चीज़ें बताई है उसका एग्जाम्पल भी लो। ठीक है, द पोएम प्रेजेंटेज ए रिच डिपिक्शन ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी। बिल्कुल अच्छे से डिस्क्राइब किया कि किस तरीके से ट्रेडिशनल और किस तरीके से मॉडर्निटी, ओके, आधुनिकता। along with the depiction the poem presents a beautiful contrast between them। और इसी वर्णन के साथ साथ पोएम ने इन दोनों के मध्य बहुत अच्छे से कॉन्ट्रास्ट भी बताया। ठीक है, देखो फर्स्ट पॉइंट है, देखो ट्रेडिशन सिंबलाइज द कस्टम्स, बिलीव्स, कल्चर एंड हेरिटेज। ट्रेडिशनल जो हमारी पुरानी चीज़ों को सिंबलाइज करती है, कस्टम जो हमारे रीति रिवाज होते हैं ना जी, बिलीव्स विश्वास होते हैं, कल्चर होती है जो हमारी सांस्कृतिक चीज़ें होती है। ठीक है, हेरिटेज दैट आर पार्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, वाइल मॉडर्न। देखो ये ट्रेडिशनल तो ये सिंबलाइज करता है कि ये जो ये सारी चीज़ें हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाए, लेकिन भाई वाइल मॉडर्निटी रिफर टू द फ्रेश, लेकिन मॉडर्न आधुनिकता नई चीज़ों को अनुभव करना चाहते हैं, न्यू एंड मॉडर्न प्रैक्टिसेस एंड बिहेवियर्स दैट डिसबिलीव्स इन एज ओल्ड कस्टम एंड ट्रेडिशंस। और ये ओल्ड कस्टम्स को, ट्रेडिशंस को डिसबिलीव करते हैं, बिल्कुल मानते नहीं है, कुछ नया फील करना चाहते हैं। ठीक है, ट्रेडिशनली वी लिव्ड इन जॉइंट फैमिली बट टुडे वी लिव अलोन। ठीक है, older generations had deep faith in ideal worship but today we lack this faith। भाई पुराने टाइम की जो जनरेशन थी ना, वो डीप फेथ होता था आइडियल वर्शिप में, लोग बहुत ज़्यादा तरीके से भगवान से जुड़े रहते थे, लेकिन आज ये लेक ऑफ दिस फेथ, आजकल लोगों में इतना विश्वास नहीं है, इतने अच्छे से वर्शिप नहीं करते हैं। ओल्डर जनरेशन हैड ग्रेट लव फॉर द थिंग्स दैट
बिलोंग्ड टू देयर एंसेस्टर्स, ठीक है। तो जो ओल्डर जनरेशन थी जी भाई, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट लव था उनको, जो उनके पूर्वज, उनकी जो चीज़ें, उन पूर्वजों की चीज़ें होती थी ना उनसे। बट दिस फीचर इज ऑलमोस्ट मिसिंग इन द मॉडर्न जनरेशन। लेकिन ये जो फीचर है ना, ये जो चीज़ है मॉडर्न जनरेशन में नहीं है जी, ठीक है। ट्रेडिशनल फैमिलीज बॉन्ड्स वर स्ट्रांग। देखो अब पुराने टाइम पे जो फैमिली के जो बॉन्ड्स थे ना, लोगों के मध्य, लोगों के जो बॉन्ड्स थे ना, संबंध थे ना, वो वेरी स्ट्रांग, वर स्ट्रांग, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब घनिष्ठ थे भाई, टूटते नहीं थे इतने जल्दी से। बट दे आर गेटिंग वीक टूडे। लेकिन आज के टाइम पे जो संबंध होते हैं ना, वो टूटते ही रहते हैं जी, स्ट्रांग नहीं होता है संबंध, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखो, वाइल द पोइटेस रेस्पेक्टेड हर ग्रैंड मदर सेंटिमेंट्स, ठीक है। देखो पोइट ने, आप पोइटेस है जो आपकी, उन्होंने रेस्पेक्ट तो करी अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर के सेंटिमेंट्स की, उनकी भावनाओं की, ऑफ रॉयल ग्रैंडर, उनके रॉयल वैभव था ना उनका, उससे वी कैन ऑल्सो सी दैट सी रिवोल्ट्स अगेंस्ट इट। लेकिन हम देखते हैं कि यार वो थोड़ा सा इसके विपरीत भी जा गई, चले गई। आइडेंटिफाई द लाइन्स विच ब्रिंग इट आउट। भाई ऐसी वो जो लाइन्स थी ना, वो उनको बताओ, ठीक है। तो दीज लाइन्स आ रही है, आप आंसर में लिखिएगा जी। फर्स्ट लाइन है, आई हैव प्लग्ड योर सोल लाइक ए फ्रूट हैव, एक सेकेंड, आई हैव प्लग्ड योर सोल लाइक ए फ्रूट एंड हैव प्लग इट इनटू योर प्रे। देखो जी, ये थोड़ा सा मेरे को डाउट हो रहा है जी, आपके ये शायद PIP होना चाहिए जी। एक बार टेक्स्ट में देख लीजिएगा आप, आपकी बुक में ये लाइन है, बिल्कुल ये पोएट्री की लाइन है आपकी, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा जी इसको। आई हैव प्लग्ड योर सोल लाइक ए फ्रूट, जिस तरीके से फ्रूट का बीज निकाल देते हैं ना, एंड हैव फ्लंग इट इनटू योर सोल इनटू योर प्रे। ये प्रे होता है डेड बॉडी, ठीक है। मैं सौ पर, तुम्हारी चिता पर फेंक दिया एक तरीके से। कॉल मी कैलस, ठीक है, मुझे इनसेंसिटिव कहो। कॉल मी सेल्फिश, मुझे स्वार्थी कहो, बट डू नॉट ब्लेम माई ब्लड, ठीक है। ये भी है। आई सेट फोर्थ अगेन फॉर अदर टाउन्स लेफ्ट द हाउस। और फोर्थ है देखो, हैड फाउंड आउट दैट टू ग्रो रिच वाज अ डिफिकल्ट फीट। तो ये भी जान गई मैं कि भाई जो पैसे कमाना बहुत मुश्किल काम है जी। देखो, विच लाइन्स रिवील द पोइट्स क्रिटिसिज्म ऑफ क्लास डिस्टिंक्शंस। भाई कौन सी लाइन्स है आपकी पोइट्री में जो हमको बताती है कि पोइट का जो क्रिटिसिज्म है क्लास डिस्टिंक्शन का, जो क्लास एक तरीके से वर्ग भेद होता है ना, वो वर्ग एक अपर वर्ग, मतलब जो अपर कास्ट होता, कास्ट अपर क्लास, ओके, अपर क्लास लोअर क्लास, समझ रहे हो, वो वाली क्लास, ठीक है। द पोइटस क्रिटिसिज्म ऑफ क्लास डिस्टिंक्शंस इज रिवील्ड इन दिस लाइन। देखो ये लाइन्स कौन सी है, ए ब्लड थिन एंड क्लियर एंड फाइन वाइल इन द वेन्स ऑफ द ऑलवेज पुअर। देखो जो हमेशा गरीब रहे ना, एंड इन द वेन्स ऑफ न्यू रिच मैन फ्लॉड ए ब्लड थिक एज ग्रूअल। उनके जो जो गरीब लोग और जो अभी अभी नए पैसे वाले हुए ना, उनके शरीर में कैसा खून बह रहा है जी, ब्लड थिक एज ग्रूअल। दलिया जिस तरीके से थिक होता है ना, गाढ़ा टाइप का, एंड मडी एज ए डिच, और जिस तरीके से एक खाई में जिस तरीके से कीचड़ टाइप का होता है ना, तो उस तरीके से उनका ब्लड है जी। एंड हर मैसेज टू ए, सो मैसेज नहीं है जी, ये मैरिज है, ठीक है, मैरिज, ठीक है। एंड हर मैरिज टू ए प्रिंस वो लव्ड हर डीपली फॉर ए लवली शॉर्ट ईयर। ये भी आपके पोइट्री की लाइन है। ऑल हर फीस्ट वर मोनोटोनस, ओके, एंड ऑल परफ्यूम्स एंड द ऑयल्स एंड द स्टेटली एलिफेंट राइट। ये सारी भी कुछ आपकी पोइट्री की लाइन्स है जो पोइट्स का क्रिटिसिज्म में बताती है, किसके ऊपर, क्लास डिस्टिंक्शंस के ऊपर, ठीक है जी, ओके। अब है, इट इज सेल्फिशनेस, सॉरी इज इट सेल्फिशनेस, क्या सेल्फिशनेस थी या फिर केयरलेसनेस, या फिर ये एक तरीके से इनसेंसिटिवनेस थी, संवेदनहीन चीज थी, दैट मेक्स द पोइट ब्रेक हर चाइल्डहुड प्रॉमिस टू हर ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ रिनोवेटिंग द हाउस। भाई जो जिसने, क्या ये सेल्फिशनेस थी या फिर उनका हार्ड हार्टेड, मतलब
कठोर दिल की थी वो पोइट्रेस, जो अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाई, जो अपने ग्रेट ग्रैंड मदर से करा था उन्होंने, किसके बारे में, वो कि घर को रिनोवेट कर देगी। क्या इस वजह से था कि वो सेल्फिश थी या फिर कलेशनेस थी उसकी उनकी? वाई डज शी डू नथिंग अबाउट रीबिल्डिंग द हाउस? और वो क्यों नहीं उस हाउस को रीबिल्ड कर पाई भाई? ओके, तो अच्छा सा आंसर है जी, देख लीजिए। द पोइटेस हैड बीन द पोइटेस द पोइटेस हैड बीन वेरी सेंसिटिव सिंस हर चाइल्डहुड। भाई हमेशा बचपन से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव संवेदनशील रही है आपकी पोइटेस। शी फेल्ट द हेल्पलेसनेस, भाई वो हेल्पलेसनेस हो गई भाई एक तरीके से, कोई हेल्प का कोई सोर्स ही नहीं है जी। पेन एंड पेन एंड मिजरी ऑफ हर ग्रैंड मदर, भाई वो बहुत ज़्यादा हेल्पलेसनेस देखी ना उनकी, पेन देखी, मिजरी देखी, किसकी, उनकी ग्रैंड मदर की। दैट्स वाई शी मेड ए प्रॉमिस टू रिबिल्ड द 1300-year-old हाउस। उनकी ग्रैंड मदर बहुत ज़्यादा दुखी रहती थी ना हाउस को लेकर, तो फिर उन्होंने प्रॉमिस करा उनको कि भाई मैं बड़ी हो जाऊंगी ना जब, तो मैं इस घर को रिबिल्ड कर दूंगी, ठीक है। बट वैन शी कम्स अक्रॉस द हार्श रियलिटीज ऑफ लाइफ, फिर जैसे जैसे वो बड़ी हुई और फिर उन्होंने जीवन की जो घना हार्श है, जो कठिन रियलिटीज वास्तविकताएं देखी ना, शी कम्स टू नो दैट, वो जान गई कि इट इज़ एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू अर्न मनी इन दिस वर्ल्ड। वो जान गई कि बहुत मेहनत है भाई, बहुत मुश्किल है इस टाइम पे पैसे कमाना, ठीक है। एक्सटर्नल फोर्सेज ऑल्सो स्टार्ट टू वीकन द हाउस, वही, और जो और बाहर की चीजें थी ना वो भी उस घर को कमजोर करती जा रही थी। सो शी सीक्स फॉरगिवनेस एज शी इज अनेबल टू प्रोटेक्ट, तो भाई वो फॉरगिवनेस चाह रही है अपनी ग्रेट ग्रैंड मदर से कि भाई उनको क्षमा कर दो कि भाई वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाई उस घर को, रिस्टोर नहीं कर पाई एंड रिनोवेट नहीं कर पाई उस घर को। बट इट इज नॉट पर्पसफुल, इट इज बिकॉज, भाई वो जान करके नहीं कराई उन्होंने, लेकिन ये इसलिए हुआ फॉर हर इनएबिलिटी, क्योंकि बिकॉज शी सेटल्ड इन सम अदर सिटी बैग एंड बैगेज, ठीक है। तो भाई वो इस वजह से भी कि उनकी इन वो असमर्थ थी यार ये करने में, क्योंकि यार फिर वो भाई दूसरे टाउन्स में से भाई टाइम टू टाइम चेंज होती रही, दूसरे कभी किस टाउन में चले गई, कभी किस टाउन में चले गई, ठीक है। सो इट इज नॉट हर सेल्फिशनेस एंड कलशनेस, तो उनकी स्वार्थ नहीं था उनका ये, ना उनका कलशनेस, मतलब वो कठोर दिल की नहीं थी जी, बट हेल्पलेसनेस, ये तो उनकी एक तरीके से हेल्पलेसनेस थी भाई, एक तरीके से वो हेल्पलेसनेस ही हो गई भाई, क्या कर ले अब वो वाली स्थिति में, टू परफॉर्म हर ड्यूटी, ठीक है। इट वॉज जस्ट दैट शी वॉज बिजी विद द प्रॉब्लम्स ऑफ हर लाइफ, तो एक ये भी कह सकते हैं कि भाई वो जीवन के जो दुख होते हैं, जो प्रॉब्लम्स होती है ना, उनमें बिजी हो गई थी, तो इस वजह से वो घर ऐसा का ऐसा ही रह गया, ठीक है। ओके, सेवंथ क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट इन द पोइट्स कंसाइंस? आप पोइट की कंसाइंस जो चेतना है ना, उससे आप क्या समझते हो जी? कौन क्या द्वंद्व है उसके अंदर, ठीक है। देखो, द पोइट हैड प्रोमिस्ड हर ग्रेट ग्रैंड मदर दैट व्हेन शी ग्रू अप शुड गेट देयर ओल्ड हाउस रिनोवेटेड, भाई प्रॉमिस किया था कि भाई मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं घर को रिनोवेट कर दूंगी भाई। बट आफ्टर हर ग्रेट ग्रैंड मदर्स डेथ के बाद शी लेफ्ट दैट हाउस एंड मूव्ड टू अदर टाउन, फिर वो भी दूसरे टाउन्स में चले गई थी जी। नाउ द कॉन्सेप्ट इन हर कॉन्शियसनेस वाज वेदर टू स्टिक टू ट्रेडिशन, अब ये कॉन्सेप्ट नहीं होगा जी, ये होगा कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है, द्वंद्व, CONFLICT, ठीक है जी। हाँ, तो देखो, द कॉन्फ्लिक्ट इन हर कॉन्साइंस, जो उनकी अंतरात्मा में या चेतना में जो कॉन्फ्लिक्ट था ना, द्वंद्व था, वो क्या था? वेदर टू स्टिक ट्रेडिशनल, कि अपने जो ट्रेडिशन है, अपने पुराने रीति रिवाजों से जुड़ी रहे, एंड लिव इन द प्रेजेंट एंड मेक हर करियर, और या फिर वो प्रेजेंट टाइम में रह ले और अपने भविष्य के लिए अच्छा कुछ कर ले, ठीक है। सो एवरीवन शुड डील विद द बिटर रियलिटी इज अंडर कंसिडरेशन व्हेन गोइंग फॉरवर्ड इन लाइफ, तो सभी व्यक्ति जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं ना लाइफ में, तो ये ऐसे कॉन्फ्लिक्ट सभी की लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके इतने टेक्सचुअल क्वेश्चंस, ओके। तो टेक्सचुअल क्वेश्चंस में जो ये थे ना जी, ये करवा दिया आपको बहुत अच्छे से। अब आपके हैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको भी तैयार कर लीजिए जी अब, ठीक है। ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस यहाँ से है, व्हाट इज द मैसेज ऑफ द पोइटेस टू द रीडर्स इन द पोएम, ठीक है, ब्लड। तो पोइटेस ने क्या मैसेज देना चाहे इस पोइट्री के थ्रू? देखो,
देखिए, इन द पोएम ब्लड the poetess gives a message to the readers to think about the promises they make and other failure to get them fulfilled. भाई think करना चाहिए जो जो promises हमने दूसरों से किए ना उनको. Okay, the poetess also exhort the readers that they should keep carrying the good qualities and culture heritage. भाई ये भी बताना चाहे कि भाई जो अपने आपकी जो ट्रेडिशनल चीज़ें हैं ना जो जीवन की, उनको हमेशा अपने साथ रखो. पुरानी चीज़ें हैं ना जो आपके कल्चर में आती रही है आपकी, ओके, उनको हमेशा गुड क्वालिटीज़ को हमेशा साथ लेके चलो. ठीक है. दे शुड नॉट ओनली मेंटेन हेरिटेज बट ऑल्सो डेवलप इट. भाई मेंटेन ही नहीं करनी इस चीज़ को, आपको आगे भी बढ़ानी है, डेवलप भी करनी, विकास भी करना है इस चीज़ का. इफ़ द रीडर्स फेल टू ब्रिज द गैप, और अगर रीडर्स इस चीज़ को गैप को ढंग से ब्रिज नहीं कर पाए ना, समझ नहीं पाए ना जी, इट विल बिकम ए वास्ट गैप बिटवीन द ट्रेडिशन कस्टम एंड द प्रेजेंट जनरेशन. अगर ये देखो ये चीज़ें अगर ब्रिज नहीं कर पाए अभी तक, इस गैप को अगर जोड़े नहीं रख पाए ना जी, तो इट विल बिकम ए वेस्ट गैप बिटवीन ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड द प्रेजेंट जनरेशन. तो पुराने जनरेशन और आज की जनरेशन में बहुत ज़्यादा गैप हो जाएगा जी, एक तरीके से हो ही गया है जी. देखो सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डज द पोइटर डिस्क्राइब हर चाइल्डहुड डेज. बहुत इजी सा है. द पोइटस रिमेम्बर्स हर चाइल्डहुड डेज वेरी क्यूरियसली. बहुत उत्सुकता से अपने पुराने दिनों को, बचपन के दिनों को याद करती है. शी रिमेम्बर्स दैट हर डे ऑफ चाइल्डहुड, अपने पुराने दिनों को, बचपन के दिनों को वर फुल ऑफ फन, खेल से भरे हुए थे जी. इन हर चाइल्डहुड शी वाज अकम्पनीड बाय हर ब्रदर, अपने भाई के साथ थी वो. ओके, शी हैप्पीली डिस्कवर्स दैट शी वुड प्ले इन सैंड एंड ड्रॉ बर्ड्स एंड एनिमल्स. ये भी याद करती है कि भाई मैं बचपन में सैंड मिट्टी पे घर मतलब मिट्टी में मतलब ड्रॉ करा करती थी बर्ड्स को, एनिमल्स को. सच बिगिनिंग ऑफ द पोएम गिव्स अ यूनिक टच टू द पोएम. और ये जो पोएम की इस तरीके की जो बिगिनिंग थी ना कि पोइटेस ने अपना चाइल्डहुड बताया, तो ऐसी बिगिनिंग ने इस पोइट्री को बहुत अच्छा यूनिक टच दे दिया एक तरीके से. शी गिव्स ए पिक्चरिस्क डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल हर चाइल्डहुड डेज. एक तरीके से बहुत अच्छे से पिक्चराइज कर दिया अपने चाइल्डहुड डेज को, अच्छे से वर्णन कर दिया है पोइटेस ने. थर्ड क्वेश्चन देखो, व्हाट डज द पोइटेस टेल अबाउट हर ग्रेट ग्रैंडमदर. ठीक है, तो क्या बताया उनके बारे में, ग्रेट ग्रैंडमदर के बारे में. देखो, द पोइटेस स्पीक्स लाउडली अबाउट हर ग्रेट ग्रैंडमदर. ठीक है जी. शी सेज दैट हर ग्रेट ग्रैंडमदर वाज अ सिंपल लेडी. ठीक है. शी हैड नो डिजायर इन द वर्ल्ड. ठीक है, इन चीज़ों की हिंदी थोड़ी ना बतानी पड़ेगी, आप इतने 12th स्टैंडर्ड में हो. शी वॉज फेड अप ऑन गॉड फॉर ईयर्स एंड हर ओनली कंपेनियन वॉज गॉड बिकॉज शी बिकेम ए विडो द नेक्स्ट ईयर ऑफ हर मैरिज. ठीक है, तो भाई भगवान से बहुत ज़्यादा आस्था रखती थी और उनका एक ही कंपेनियन था, एक ही साथी थे, वो भगवान थे. क्योंकि भाई देखो उनकी शादी एक साल बाद उनके जो भाई वो विधवा हो गई थी जी, तो इसलिए बस भगवान से आस्था रखती थी चीज़ों में. इन हर चाइल्डहुड हर ग्रैंड मदर यूज टू लिव लाइक ए प्रिंसेस. और ये भी बताया गया कि बचपन में उनकी जो ग्रैंड मदर थी ना, वो एक तरीके से प्रिंसेस रूप से जैसे जीती थी ना वैसे जीती थी. रोड एन एलिफेंट, भाई एलिफेंट की सवारी करती थी. एंड ऑलवेज वेंट टू द टेम्पल, और मंदिर जाया करती थी. शी हैड ए लॉट ऑफ ज्वेल्स, एवरी काइंड ऑफ क्वालिटी ऑयल्स. ठीक है, तो बहुत सारे ज्वेलरीज थी उनके पास, खूब सारे ऑयल्स थे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के, परफ्यूम्स थे, एंड सैंडल्स, चंदन होता है ना, चंदन, वो थे, विच वर अवेलेबल दैट टाइम, और उनके पास थे ये सारी चीज़ें. ठीक है. जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द पोएम. ये भी क्वेश्चन है जी. देखो, जस्टिफाई कर दो टाइटल आपकी पोएम का. द पोएम इज ऑल अबाउट यंगर जनरेशन नेग्लिजेंस टुवार्ड्स देयर ट्रेडिशन. ठीक है, नेग्लिजेंस एक उन ट्रेडिशंस को लेकर. थ्रू दो दे फॉरगेट दे आर ट्रेडिशंस आउटवर्डली. तो देखो भाई वो अपने ट्रेडिशंस को बाहरी रूप से भाई भूल चुका है. द क्वालिटीज ऑफ देयर ट्रेडिशन रिमेन इन देयर ब्लड. लेकिन उनकी जो ट्रेडिशनल की जो क्वालिटी है ना वो उनके ब्लड में ज़रूर है. ठीक है, आज भी इन स्पाइट ऑफ बीइंग अनेबल टू फॉलो देयर ट्रेडिशन. लेकिन वो अपने ट्रेडिशन को फॉलो करने की वजह दे कीप इट अलाइव इन देयर हार्ट. लेकिन वो अपने इन चीज़ों को अपने दिल में जीवित रखते हैं जी. द ट्रेड्स ऑफ देयर एंसेस्टर स्टे इन देयर ब्लड. और जो उनके एंसेस्ट्रल ने जो चीज़ें उनको सिखाई ना, उनके ब्लड में है ये चीज़ें. ओके, राइट द समरी ऑफ द पोएम ब्लड. ये भी आया हुआ आपके एग्जाम में
तो इसको भी अच्छे से कर लीजिएगा। देखो, द पोइटेस ब्यूटीफुली डिस्क्राइब द सीन्स ऑफ हर चाइल्डहुड, ठीक है, हर कर लीजिएगा जी। when her great grandmother, her brother and she herself stayed together, ठीक है जी। the bad condition of the house made her great grandmother depressed। समझ आ रहा है ना आपको, हिंदी थोड़ी ना बतानी पड़ेगी जी इन चीजों की। द पोइट अंडरस्टूड दैट इट वॉज डिफिकल्ट टू बी रिच। द पोइटेस लेफ्ट द ब्रोकन हाउस एंड माइग्रेटेड टू अनदर टाउन, ठीक है। शी आस्क्ड द soul of her great grandmother to pardon her for not getting the old house repaired। वो अपने ग्रेट ग्रैंडमदर की आत्मा से क्या चाहती है, उसको क्षमा कर दे, क्योंकि वो जो घर को वापस से पुराने घर को वापस से रिपेयर नहीं करा पाई। इन ऑर्डर टू ओवरकम देयर फीलिंग्स ऑफ गिल्ट, ठीक है, इन जो गिल्ट इन रिग्रेट की फीलिंग से ओवरकम आने की वजह, शी सेज दैट ऑल द वर्च्यूज गिवन बाय हर ग्रेट ग्रैंडमदर हैव बीन फॉलोड बाय हर। ये बताना चाह रही कि मेरी जो ग्रेट ग्रैंडमदर है ना जी, उन्होंने जो भी मेरे को वर्च्यूज, जो भी गुण, जो भी क्वालिटीज उनमें थी ना, वो चाहे मैं चलो वो घर रिनोवेट नहीं कर पाई, लेकिन आज भी वो जो सारी जो क्वालिटीज है ना, उनको मैं फॉलो करते हुए आ रही हूँ। ये क्वेश्चन आ जाए, राइट द थीम ऑफ द पोएम ब्लड, या फिर आ जाए राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम ब्लड। तो आपको बहुत अच्छा आंसर है, इसको लिखना है, ठीक है। द पोएम ब्लड बाय कमला दास डील्स विद द थीम लाइक, देखो ये थीम्स आपकी पोइट्री की, फैमिली एंड लेजेसी, इमोशनल टर्मोइल एंड इनर कॉन्फ्लिक्ट, ओके, कल्चरल ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी, इटीसी थीम्स है इसकी। इन दिस पोएम द पोइट हैज प्रेजेंटेड हर फेमिनिस्ट अप्रोच, अपनी नारीवादी वो दृष्टिकोण को दर्शाया है। she has depicted various aspects of women different ages। भाई मतलब डिफरेंट एजेस में जो महिलाएं होती है ना, उनके डिफरेंट चीज़ों को भी बताया। she feels that a woman can well understand another woman, ये भी बताया कि एक महिला दूसरी महिला को बहुत अच्छे से वेल अंडरस्टैंड कर सकती है। इन हर चाइल्डहुड शी ऑब्जर्व्ड नेचर एंड ट्राइड टू ड्रॉ हर इमेजिनेशन इन द सैंड एज शी प्लेज विद हर ब्रदर। तो देखो भाई, वो हम बचपन से ही नेचर को बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करती रही है, तो क्या वो नेचर को ऑब्जर्व करते हुए वो बचपन में जब मिट्टी में खेला करती थी तो ड्रॉ करती थी नेचर को ऑब्जर्व करके अपने भाई के साथ, ठीक है। In spite of the intoxicating scenery of nature at her old house, ठीक है, she also experiences the anxiety, fear and aggro about the perishing ancestral house। भाई उनको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी भी होती है, फियर भी होता है, एग्नो भी भाई अपने एंसेस्ट्रल हाउस को इस तरीके से होते हुए। द पोएम इलस्ट्रेट्स द रिच पास्ट ऑफ हर ग्रैंड मदर थ्रू ज्वेल बॉक्स, एलिफेंट राइड, सैंडल, ऑयल इट एटसेट्रा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो मेंशन करी थी ना आपकी पोइटेस ने, ये दिखता है कि भाई बहुत अच्छे से इनका पास्ट बहुत अच्छा वो था, रिच था पास्ट। शी एज ए चाइल्ड कुड फील हर डिफीट्स एंड मिजरीज, भाई एज ए चाइल्ड कुड फील, उन्होंने अपनी डिफीट्स को अपनी मिजरीज को फील कर चुकी थी। शी फाइंड्स दैट मेकिंग मनी इज नॉट ईजी, ये भी जान लिया था उन्होंने कि भाई पैसे कमाना इतना आसान नहीं है जी। शी फील्स गिल्टी दैट, उनको गिल्टी महसूस होती है जी किस चीज़ की, शी कुड नॉट रिबिल्ड द हाउस एंड इन द एंड शी बेग्स फॉर इट, बट देखो कुड नॉट रिबिल्ड, इस चीज़ का रिग्रेट भी होता है उनको कि वो इस घर को रिनोवेट नहीं करा पाई, रिबिल्ड नहीं करा पाई द हाउस, ठीक है। इन द एंड शी बेग्स पार्डन फॉर इट, और वो अंत में इस चीज़ के लिए क्षमा भी चाहती है अपने ग्रैंड मदर से, ठीक है जी। बट वांट्स दैट शी शुड नॉट बी ब्लेम्ड बिकॉज, भाई ये चाहती है कि भाई मेरे को ब्लेम्ड नहीं किया जाए, भाई मेरे को ब्लेम नहीं किया जाए चाहे मैं उसको नहीं बना, घर को रिनोवेट नहीं करा, बिकॉज शी हैड टू परफॉर्म सो मैनी अदर ड्यूटीज़। लेकिन मैंने अदर जो ड्यूटीज़ थी ना मेरी, जो ग्रेट ग्रैंड मदर ने मुझे सिखाई थी, मैंने बहुत अच्छे से परफॉर्म करी, उनको निभाया है। बट द ब्लड इन हर वेन्स इज स्टिल क्लियर एंड प्योर, लेकिन और उनके जो शरीर में जो ब्लड फ्लो हो रहा है ना, जो बह रहा है ना, वो आज भी वही पुराना, वो जो रिच, थिन, क्लियर, फाइन, वो गुड क्वालिटी का जो ब्लड था ना, आज भी वही ब्लड मेरी रगों में बह रहा है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। सेंट्रल आइडिया आ जाए, थीम आ जाए, बहुत अच्छा आंसर है जी। समरी भी आई हुई आपके एग्जाम में, या एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे जी आपकी पोइट्री के, ठीक है।
बाकी हमने टेक्सचुअल क्वेश्चंस कर लिए और ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस थे। तो होप करता हूँ आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। इजी सी पोएम है, पोएम थोड़ी सी लेंथी है क्योंकि लेंथी है पोएम, बाकी इजी बहुत है, आपको सबको पता है। तो प्रीवियसली हमने डिस्कस कर चुके हैं पोइट्री पर बहुत अच्छे से। एक बार पोइट्री पढ़ लीजिए, फिर ये क्वेश्चन आंसर्स तैयार कर लीजिए। पोइट्री पढ़ लोगे तो यार कोई एक्स्ट्रा अदर क्वेश्चन आ जाए, जैसे कोई लाइन उठा के दे दी जाए, फिर आपको इसको एक्सप्लेन करे, आपसे इस तरीके से आंसर कर ले, तो मैंने इसी तरीके से आपको पढ़ाया कि आप कैपेबल हो सको, आप अच्छे से आंसर लिख सको उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं जो हमने अच्छे से तैयार कर ली है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो दोनों आप पहले एक बार मेरी रिक्वेस्ट मैं आपसे यही चाहता हूँ कि एक बार आप पोइट्री अच्छे से कर लीजिएगा, देन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिएगा, आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी जी। ठीक है, तो दोनों ही सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट वेल अरेंज्ड है, सीक्वेंस्ड है, अच्छे से सीक्वेंस है, आपको चैप्टर्स मिल जाएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स मिल जाएंगे। ठीक है, और जैसे जैसे सिलेबस करते जा रहे हैं हम, वैसे वैसे वीडियोस आपको वहाँ पे अवेलेबल होती जाएंगी। कोई भी क्यूरी हो, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको आस्क करना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आस्क कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक है जी, ओके। और डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मिल जाएगा, तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे डिस्कशन सेक्शन में जाकर आप आस्क कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। ओके, तो अटेंटिवली सारे वीडियो लेक्चर्स देखा कीजिए और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से जारी रखिए। तो मैं अब मिलूंगा अब आपसे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू वेरी मच।